आज हम लोग देखेंगे 17th एंड 18th जून का द हिंदू। तो फर्स्ट न्यूज है, आज हम लोग देख लेते हैं G7 की जो बैठक हो रही है वो, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट बैठक है, हमें पता होना भी ज़रूरी है इसके बारे में। तो लोकेशन क्या है, इसको होस्ट कौन कर रहा है, होस्ट का मतलब आयोजन कौन कर रहा है। तो आयोजन हो रहा है कनाडा में। कहाँ हो रहा है? कनाडा पे। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के में हो रहा है, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में। और लोकेशन का नाम है स्पेसिफिक कन्नांस्कीस। तो हो सकता है ये नाम पूछा जाए तो याद रखेंगे, अदरवाइज कनाडा तो बेस्ट है ही। ठीक, तो पहले समझते हैं G7 है क्या। G7, जी फॉर ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 7 देशों का समूह। कितने देश हैं? 7। नाम क्या है इनके? एक तो आपको याद होना चाहिए कि कनाडा जहाँ बैठक हो रही है, दूसरा उसका पड़ोसी कनाडा का, बाकी के जो देश हैं 4 वो यूरोप से हैं। तो एक महाद्वीप वाइज याद करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा कम से कम। तो ये हो गया अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका से। यूरोप से हो जाएंगे आपके, एक तो ब्रिटेन ही है, फिर फ्रांस। यूरोप के 4 ही देश पावरफुल हैं ही, उन्हीं के नाम लिखने हैं हमें। कभी भी देखना है तो यूरोप के यही देश पावरफुल हैं, जर्मनी और इटली। जर्मनी तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है विश्व की, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो कितने देश हो गए? 4 2 6। 7वां देश है जापान, जो है एशिया से। तो ये 7 देशों का समूह है। 1 2 3 4 5 6 7। एक चीज़ नोट में लिखेंगे, इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1975 में। तब इसमें कितने देश थे? 5 देश थे। 5 देश थे तो G5 कहा जाता था, ग्रुप ऑफ 5। लेकिन 1976, एक साल बाद ही इसमें कनाडा जुड़ गया। एक मिनट, 1975 में जब इसकी स्थापना हुई तब इसे कहते थे G6। कनाडा जब जिसमें जुड़ गया 1976 में, तब हो गए इसमें 7 देश, तब इसे कहा जाएगा G7। बाद में इसमें 90 के दशक में इसमें रूस भी जुड़ गया। तो रूस जुड़ गया तो इसे कहा जाने लगा G8। फिर क्या हुआ? रूस ने क्रीमिया का विलय कर लिया। क्रीमिया किसका था पहले? यूक्रेन का।
कब? ये 2014 में। तो रूस को इससे बाहर कर दिया गया, रूस को इसकी सदस्यता से बाहर। तब ये फिर से हो गया G7। इसी की बैठक हो रही है कनाडा में। ठीक, अभी कोई डाउट नहीं? ठीक है, इतना हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं G7 के बारे में कुछ बातें समझते हैं। जैसे इसकी पृष्ठभूमि क्या रही स्थापना की, बैकग्राउंड। इसकी स्थापना हुई थी, दो महत्वपूर्ण कारण थे। एक कारण था 1973 में हुआ तेल संकट, ऑयल क्राइसिस। ये था क्या, इजराइल पर हमला कर दिया था दो देशों ने, एक था सीरिया और दूसरा था मिस्र। जब इजराइल पर हमला इन दोनों ने कर दिया तो इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका प्लस पश्चिमी देश आ गए। समर्थन में मिलिट्री सपोर्ट भी दिया, सहायता, सैन्य सहायता। इससे मिस्र और इजराइल की जो सीरिया है इसके सपोर्ट में आ गए अरब देश। और जो अरब देश हैं ये उस समय, इनका संगठन आपको पता ही है, ओपेक पहले से बन चुका था 1960 में। ये लोग करते हैं क्या, तेल और गैस का उत्पादन। और यही तेल या गैस जो यूज होता है, ये जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देश से तात्पर्य यहाँ यूरोप से है, यूरोप और अमेरिका, इन लोगों को जाता था, सस्ती दामों पर खरीदते थे, बढ़िया आराम से इनकी अर्थव्यवस्था चलती थी। तो इन अरब देशों ने क्या किया, इस पर लगा दिया प्रतिबंध। किस पर? इन पश्चिमी देशों को तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा। प्लस तेल की कीमतें भी बढ़ा दी, 3-4 गुना बढ़ गई। इन सब चीज़ों से ऑयल का जो प्राइस था वो बहुत अधिक बढ़ गया। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो तेल होता है वह किसी अर्थव्यवस्था का आधार है। जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो अर्थव्यवस्था में जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उनकी कीमतें क्या होंगी, कीमती नहीं होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। और इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। ये संकट उत्पन्न होगा अर्थव्यवस्था में। मुद्रास्फीति जब बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो लोग क्या होंगे, परेशान हो जाते हैं। और मुद्रास्फीति जब बढ़ेगी तो क्या होगा, आर्थिक ग्रोथ भी, आर्थिक वृद्धि स्लो हो जाती है। और, और Sure, I can help with that. Could you please tell me more about what is slow? For example, are you referring to your internet speed? तो आर्थिक वृद्धि स्लो हो जाती है, और आर्थिक वृद्धि स्लो हो गई तो अर्थव्यवस्था में कमी आई, जीडीपी में कमी। ये एक हुआ। दूसरा,
जब तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो तेल की सप्लाई यहाँ पर उन्होंने कम कर दी। आपूर्ति जब कम हो जाती है तब तेल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, पेट्रोल पंप पर, डीजल पर, गैस के लिए। और इन सब चीज़ों से ही क्या होता है, बहुत अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है। तो यही हुआ इनके देशों साथ में, पश्चिमी देशों के साथ। तो इसकी वजह से ये लोग एकजुट हुए 1975 में कि इनका विकल्प ढूंढते हैं तेल का। एक कारण ये था और दूसरा कारण था ब्रेटन वुड क्राइसिस बोला जाता है। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। ब्रेटन वुड संकट लिखिए आप लोग। क्या हुआ, आपको याद होगा 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था। तो ब्रेटन वुड क्राइसिस के बारे में हम लोग समझते हैं। 1944 में एक सम्मेलन हुआ था ब्रेटन वुड में। उसमें क्या हुआ था, पेगिंग ऑफ करेंसी की गई थी। क्या किया गया था, मुद्रा जो विनिमय होती है मुद्रा का, उसको मुद्रा की विनिमय दर को फिक्स कर दिया गया था। विनिमय दर को पेग कर दिया गया था। किससे, डॉलर से। सभी विश्व की जो मुद्राएं थी उनको डॉलर से पेग कर दिया गया था, बांध दिया गया था। और डॉलर को पेग किया गया था गोल्ड से। तो ये जो व्यवस्था थी डॉलर की गोल्ड से जो पेग कर दिया गया था, ये भंग हो गई 70s में। और इसकी जगह पर आई फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम आया। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब अब मुद्रा की विनिमय दर मार्केट के द्वारा तय की जा रही थी, मार्केट फोर्सेस के द्वारा। तो इससे अर्थव्यवस्था में जो तनाव उत्पन्न हुआ उसकी वजह से G7 का गठन किया गया था। अब G7 की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग समझ लेते हैं। जैसे G7 एक अनौपचारिक संगठन है। ये बहुत पूछा जाता है, सो याद रखेंगे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन तो है ही ना कम से कम, लेकिन अनौपचारिक है। लेकिन यह अंतर सरकारी संगठन तो है, अंतर सरकारी, क्योंकि यहाँ पर देशों के प्रमुख मिल रहे हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, चूंकि संगठन अनौपचारिक है, मतलब ये इसके लिए कोई संधि के तहत इसका गठन नहीं हुआ है, मतलब कोई संधि नहीं हुई है इसकी स्थापना के लिए, संधि या समझौता नहीं हुआ है इसकी स्थापना के लिए। और जब कुछ ऐसा नहीं है, संधि नहीं हुई है कोई, तो यहाँ पर जो निर्णय लिए जाएंगे G7 की ग्रुपिंग में, उसकी प्रकृति होगी दो तरह की। एक तो ये सर्वसम्मत से लिए जाते हैं निर्णय, कंसेंसस बेस्ड। और दूसरा निर्णय सर्वसम्मत मतलब सभी की सहमति से लिया जाएगा। दूसरा निर्णय बाध्यकारी नहीं होगा। दो बातें यहाँ पर होंगी, इस मामले में याद रखना है, ठीक। अब इसका कोई संधि ही नहीं है, कुछ अनौपचारिक संगठन है। जब संगठन अनौपचारिक है तो इसका सचिवालय होगा कि नहीं होगा, अनौपचारिक संगठन है तो कहीं सचिवालय नहीं होगा। सचिवालय नहीं से बेहतर शब्द है स्थायी सचिवालय नहीं है।
मतलब ये, इसका जो सचिवालय होता है तो प्रबंधन कौन करेगा? तो इसका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन, या इसका अस्थायी सचिवालय जिसको बोल सकते हैं, वह उस देश में होता है जो इसकी अध्यक्षता करता है। जैसे इस बार कनाडा में है, और इसमें अध्यक्षता कैसे होती है? अध्यक्षता होती है रोटेशन बेसिस पर। रोटेशन बेसिस क्या है? आपकी बार तुम, अगली बार हम, फिर अगली बार वो, यही रोटेट करके सबके पास आएगी 1/1। तो ये हमने G7 के बारे में समझ लिया। यहाँ पर एक बात हमें स्ट्रिक्टली नोट करनी है। क्या? आपको याद होगा भारत के प्रधानमंत्री भी गए हैं कहाँ? यात्रा पर, G7 की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत उसका सदस्य है। तो नोट करना है, भारत इसका सदस्य नहीं है। तो फिर हम गए क्यों? भारत को न्योता मिला था, निमंत्रण था। हर साल जाता है इसलिए भी गया था भारत। क्यों? वहाँ पर एक आउटरीच, G7 आउटरीच बैठक होती है। तो G7 की आउटरीच बैठक के लिए भारत गया था। इसमें सिर्फ भारत ही नहीं है, बल्कि ब्राज़ील भी शामिल है, और साउथ अफ्रीका भी शामिल है, और ऑस्ट्रेलिया, इसका डाउट है। भारत है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, और आपका जो यूरोपियन कमीशन है वो भी इसमें गया था। तो ये हो गया G7 के बारे में। एक और पॉइंट जो छूट गया G7 का, G7 समूह तो है 7 देशों का, लेकिन ये 7 देश कौन से हैं? विकसित हैं कि विकासशील हैं? तो ये विकसित देशों का समूह है। 7 देश विकसित हैं, विकसित देशों का समूह है। एक बात याद रखेंगे, जैसे G20 है जो, उसमें कौन से देश हैं? विकसित भी हैं, क्योंकि भारत इसका सदस्य है G20 का, और भारत विकासशील देश है। तो यह विकसित और विकासशील दोनों हैं G20 में। कभी कभी आता है विकसित देशों का समूह है, कभी कभी आएगा विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। तो बात वही है। विकसित अर्थव्यवस्थाएं वो होती हैं जिनका GDP साइज बहुत अधिक होता है। तो ये हो गया ओवरऑल G7 के बारे में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में आया हुआ है। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आपने देखा होगा। हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में हमें जानना यहाँ पर क्या चाहिए? इसका पास्कल सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोलिक मशीन पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है, कार्य करती है, और इसके उदाहरण आप देख सकते हैं डेली लाइफ में। जैसे JCB मशीन होती है, और भी होती है जहाँ पर हाइड्रोलिक लगा होता है। एक आपने देखा होगा कि ये, और एक ऐसा होता है। तो ये जो इसके ऊपर जो जो भी कुछ होगा, तो ये जो ये है क्षण, ये ऊपर और नीचे जाती है। तो ये पास्कल के सिद्धांत पे काम करती है। पास्कल का सिद्धांत क्या है?
ये उसके ऊपर भार रखा हुआ वेट है, ठीक है। ये पिस्टन हमने बनाया और ये उसके ऊपर फोर्स डालने के लिए। तो इसका एरिया बहुत कम है, देख रहे हैं क्षेत्रफल क्या है, कम है, और ये क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है इसकी तुलना में ये। तो यहाँ पर इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ कम बल लगाइए, मतलब मान लीजिए कि 5 न्यूटन का बल लगाइए और यहाँ पर कितना बड़ा भार हो, मान लीजिए कि 50 न्यूटन का बल भार है, वो उठ जाएगा। मतलब इसका फ़ायदा ये है कि कम बल लगाकर अधिक वजन भार उठा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कम बल लगाइए, जितना यहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा उतना अधिक भार आप उठा सकते हैं यहाँ पर कम से कम बल लगा करके। ठीक, नेक्स्ट अब हम उन लोग जो है 19 तारीख का देख रहे हैं, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 19 जून, भारत से निर्यात जाता है, निर्यात होता है ईरान को, क्या? एक तो बासमती राइस, दूसरा चाय, ये जाता है ईरान को, और ईरान हो गया है वहाँ पर युद्ध इजराइल से, तो भारत का निर्यात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब निर्यात घटेगा तो ये अच्छा नहीं होता है किसी भी देश के लिए। अब युद्ध हो गया, निर्यात घट गया, तो इनके जो दाम हैं, प्राइस, वो भी कम हो जाएंगे। ये भी अच्छा नहीं है देश के लिए हमारे। तो देश को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, किस वजह से, युद्ध से। तो हमें ये पता होना चाहिए थोड़ा सा कि हम लोग राइस और चाय कहाँ भेजते हैं, एक जनरल आइडिया, और कुछ स्पेसिफिक यहाँ नहीं है। एक ऑपरेशन शुरू किया गया है सिंधु, इसमें क्या है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पेपर में, ईरान में जो लोग फंस गए थे भारतीय क्योंकि ईरान में युद्ध छिड़ गया है, तो ईरान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए चढ़ाया गया है। जैसे अभी हमने चलाया था ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा, ये म्यांमार में जो भूकंप आया था, म्यांमार और थाईलैंड में, वहाँ पर सहायता देने के लिए। नेक्स्ट है, एक कानून है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी डिटेल में। वंस अगेन थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे उसी के कंटिन्यूएशन में। क्यों? क्योंकि ये एक्ट जो है भारत में नाभिकीय ऊर्जा के विकास में बाधा है। न्यूज में न्यूज में क्यों है, इसका रीज़न ये है कि सरकार इसमें संशोधन करने पर विचार कर रही है। संशोधन, और संशोधन इसी सेशन में हो सकता है पेश हो जाए। कौन सा सेशन चलने वाला है, मानसून सत्र। तो दिक्कत क्या है यहाँ पर, हमने जो चर्चा की थी, दिक्कत उसमें ये है कि सप्लायर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सप्लायर्स लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
फिक्स ही नहीं है लायबिलिटी, कितनी होगी कोई सीमा नहीं है इसकी। लायबिलिटी का सेंस यहाँ पर सप्लायर का लायबिलिटी किस चीज़ का लायबिलिटी, अगर विस्फोट होता है नाभिकीय रिएक्टर में, कोई दुर्घटना होती है और यह दुर्घटना कोई इक्विपमेंट जो सप्लायर है, अब सप्लायर कौन, इक्विपमेंट का सप्लायर जो है, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए गए जो इक्विपमेंट होंगे, इक्विपमेंट का मतलब जो कलपुर्जे इस्तेमाल होंगे, उसमें जो सामान इस्तेमाल होगा उसकी बात करें, इसमें कोई डिफेक्ट हुआ और डिफेक्ट की वजह से दुर्घटना हुई तो सप्लायर की लायबिलिटी होगी पूरी की पूरी और वो इसका भुगतान करेगा। अब इसलिए कोई सामान सप्लाई करने को तैयार ही नहीं है रिएक्टर के लिए, इसलिए भारत में विकास नहीं हो पा रहा है, नाभिकीय रिएक्टरों का लगाए नहीं जा रहे हैं। एक रीजन तो ये है, नो प्रोग्रेस फॉर रिएक्टर। दूसरा क्या रीजन है, एक हमारे पास और एक्ट है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962। इसमें भी प्रावधान क्या है, जो हमारे यहाँ निजी क्षेत्र है भारत में, प्राइवेट सेक्टर, उसको निवेश करने से रोकता है कि निजी क्षेत्र नाभिकीय रिएक्टर का संचालन या स्थापना नहीं करेगा, एक बात। दूसरा, विदेशी निवेश को अनुमति नहीं है। अब जब विदेशी निवेश को अनुमति नहीं है तो विदेशों से कोई कंपनी निवेश करना चाहती है तो कैसे करेगी नाभिकीय रिएक्टर में, तो वो नहीं हो पाएगा। और निजी क्षेत्र भारत में जो है वो कोई प्राइवेट कंपनी निवेश नहीं कर सकती। तो इस वजह से भारत में क्या हो रहा है, जो नाभिकीय ऊर्जा है उसका विकास नहीं हो पा रहा है, और नाभिकीय ऊर्जा का विकास नहीं हो पा रहा है तो भारत में ऊर्जा की आपूर्ति क्या है, बहुत कम है। हम निर्भर हैं किस पर, फॉसिल फ्यूल पर, और ये हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए अगर हम विकास करना चाहते हैं। इसीलिए इन एक्ट में संशोधन होगा, ठीक है। और ये रीजन्स आपको पते होने चाहिए, 2-3 रीजन्स है, छोटे छोटे रीजन्स जो आपको सिर्फ रीजन पता रखिए जनरल सेंस में। नेक्स्ट है, एक आपने अभी पढ़ा था हम लोगों ने, यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रही है, यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस, संयुक्त राष्ट्र समुद्री सम्मेलन, कहाँ हो रहा था, ये हो रहा था फ्रांस में। और यहाँ पर एक ट्रीटी की चर्चा हुई थी जिसका नाम था हाई सी ट्रीटी। ये इनफॉर्मल नेम है, अनौपचारिक नाम है, सही नाम क्या है इसका, सरकारी नाम BBNJ एग्रीमेंट, समझौता। BBNJ क्या है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट, ये है। इस पर जो अभी तक हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए हैं, साइंड है 160 लोगों के देशों द्वारा साइन किया गया है, लेकिन इसको अगर लागू करवाना है तो लागू करवाने के लिए रेटिफिकेशन होना ज़रूरी है। रेटिफिकेशन क्या होता है, संबंधित देश की संसद के द्वारा अनुमति प्लस उस संधि के अनुसार, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि उसके अनुसार घरेलू नियमों में परिवर्तन या जो भी ज़रूरी हो वो। तो रेटिफिकेशन के लिए ज़रूरत है 60 देशों की,
अगर 60 देश रेटिफाई कर देंगे तो ये संधि लागू हो जाएगी। अभी तक कितनों ने किया है? अभी तक 56 देशों ने किया है। देश याद करने की जरूरत तो नहीं है फिलहाल, बस आप वेट करिए कि 4 देश और करेंगे तभी जाके ये लागू हो पाएगी। तो ये हो गया इसके बारे में। संधि का जो नाम है इसी से हम निकालते हैं, बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन ट्रीटी। इसका मतलब क्या है ये हम लोग देखते हैं पहले। कोई भी देश जो होता है उसकी सीमा से दो 200 नॉटिकल माइल तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब इस क्षेत्र में जैसे भारत है यहाँ पर, तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल ये हो गया भारत का EEZ। यहाँ पर इस क्षेत्र में भारत को जो है आर्थिक गतिविधियाँ करने की अनुमति होती है। लिखा हुआ इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक करना है बस, आर्थिक गतिविधियाँ कर सकता है भारत। कौन सी गतिविधियों का मतलब क्या हुआ? यहाँ तो भारत चाहे तो डीप सी माइनिंग कर सकता है, और डीप सी माइनिंग, माइनिंग का मतलब खनन, समुद्र के नीचे जाकर खनन कर सकता है, और यहाँ पर फिशिंग कर सकता है भारत। लेकिन अब ये जो संधि ये हो गया, हमने जो आपको समझाया नेशनल जुरिडिक्शन, अब इसके बियॉन्ड जाना है। ये जो ट्रीटी है, अब समझिए ये हो गया भारत, ये हो गया 200 नॉटिकल माइल, ऐसा ही सभी देशों के साथ। और इसके आगे का क्षेत्र जो होता है उसको बोलते हैं हाई सी, उच्च सागर। ये किसी का नहीं, ये सभी देश, यहाँ पर सभी देशों का अधिकार है, यहाँ सभी देशों का बराबर अधिकार है। ठीक। और इसी हाई सी की, ये जो हाई सी है इसी के बारे में इसे संधि है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। कौन सी? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन समझौता। ये इस हाई सी को लेकर के है। इसमें एक टर्म यूज किया गया है बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता। कहाँ पर? हाई सी वाले जोन में, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, नेशनल जुरिडिक्शन से परे, तो नेशनल जुरिडिक्शन से परे ये वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, को संरक्षित करना, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करना उद्देश्य है। बायोडाइवर्सिटी को कैसे संरक्षित करेंगे? इसके लिए बनाया जाएगा मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, समुद्री संरक्षण क्षेत्र। और ऐसे जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर ओवर फिशिंग परमिट नहीं होगी। ओवर फिशिंग का मतलब मछली का जो मत्स्य जो पकड़ते हैं मछली, उसको अधिक मात्रा में जो लोग पकड़ते हैं उसको बोलते हैं ओवर फिशिंग। प्लस डीप सी माइनिंग, गहरे समुद्र में जाकर खनन करना, ये दोनों ही चीज़ें क्या होंगी? प्रतिबंधित होंगी।
इस तरह से हम जब प्रबंधित होंगे तो डायवर्सिटी की रक्षा हो जाएगी। ये है पूरा उद्देश्य। और चूंकि इन हाई सी पर सबका अधिकार है, तो यहाँ पर इस हाई सी वाले जो जोन में इस संधि के तहत हाई सी के जोन में यहाँ जो जैव विविधता होगी, जैव विविधता प्लस यहाँ पर जो खनिज होंगे और जो कुछ भी होगा, इन सब पर सभी देशों का बराबर हक होगा। सभी देशों का बराबर अधिकार। और जब सभी देशों को बराबर अधिकार होगा तो वहाँ से लाभ भी मिलना चाहिए सबको बराबर। शेयर्ड बेनिफिट। यहाँ पर दिक्कत है संधि में, लाभ बराबर मिलना चाहिए सबको। कैसे बराबर लाभ मिलेगा इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो शेयर्ड बेनिफिट ये यहाँ पर चुनौती है कि सबको बराबर लाभ कैसे मिलेंगे। तो ये हमने संधि के बारे में डिस्कस कर दिया। अच्छा, जो क्षेत्र सबके होते हैं, जहाँ बोले सबका बराबर अधिकार है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ग्लोबल कॉमन। मतलब सबके लिए वो कॉमन है, दैट इज ग्लोबल कॉमन्स। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टेक्स्ट और कंटेक्स्ट से। ईरान इजराइल क्राइसिस। हालांकि हमने एक दिन चर्चा किया था हम लोगों ने, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करेंगे। ईरान इजराइल संघर्ष, संकट नहीं लिखते हैं, संघर्ष लिखते हैं। तेल संकट। तेल संकट, इसको समझना है हमें, तो हम पहले समझते हैं जियोग्राफी। हुआ क्या कि इजराइल ने अभी ईरान पर हमला कर दिया है, एक तरफा हमला किया है इजराइल ने। ईरान पर हमला, वही हमला हुआ है, एक तरफा हमला किया गया है, यूनिलैटरल हमला किया गया है। अब हमला हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि तेल की कीमतें बढ़ गई। तेल और गैस की कीमतें कई गुना बढ़ गई। परसेंटेज में बढ़ी, गुना में तो नहीं बढ़ी हैं। तेल की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। इसका प्रभाव विश्व पर और भारत पर, विश्व और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, ये है हमारी चर्चा का बिंदु। तो हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमें समझना होगा भौगोलिक स्थिति। ये है आपका भूमध्य सागर। यहाँ पर स्थिति है ईरान की, और ये है संधि, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। और यहाँ पर देश है ओमान।
ये आपकी फारस की खाड़ी, यहाँ पर आपका अरब सागर है, ये ओमान की खाड़ी है यहाँ पे। यहाँ भौगोलिक रूप से आप याद रखेंगे हार्मुज की संधि किसके बीच में है, एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान है। इन दोनों को अलग करती है, क्या करती है, अलग करती है। जोड़ती किसको है, फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को, या अरब सागर। अरब सागर एक बड़ा टर्म है, ठीक है। तो ये हमने समझा हार्मुज की संधि की भौगोलिक स्थिति के बारे में। यहाँ पर एक संधि है जिसका नाम है बाबल मंडेब। और यहाँ से आती है सुएज नहर। इतनी बातें आपको पहले से पता होना ज़रूरी है। इसके बाद हम समझते हैं इसका जो आगे का रुख है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। ये जो संधि है हार्मुज की संधि, यहीं से स्टोरी हम लोग की शुरू करेंगे। हार्मुज की संधि, हार्मुज की संधि देख रहे हैं ईरान से लगी हुई है। और ईरान और ओमान के बीच में है, तो ये एक चोक पॉइंट है। क्या है, चोक पॉइंट। चोक पॉइंट क्या होता है, एक नैरो पैसेज, एक सकरा मार्ग। जब ये सकरा मार्ग सकरा है तो इसको अभी ईरान ने जो कहा है कि वह इसको बंद कर देगा, मतलब ये हार्मुज की संधि को बंद करने की धमकी कई बार दे चुका है। तो अभी बंद तो नहीं किया है, डर सबको है, लेकिन अगर ये मार्ग बंद होता है तो समस्या का मार्ग बंद होता है या बंद नहीं होता है, टेम्परेली कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देता है, तो क्या समस्या आएगी। समस्या ये है अगर ये मार्ग बंद होता है तो ऊपर से यहाँ से गुजरता है तेल और गैस के टैंकर यहीं से गुजरते हैं। तेल और गैस का शिपमेंट या मान लीजिए टैंकर जो हैं इसी पतले मार्ग से गुजरते हैं जो अभी हम ऊपर दिखा रहे थे। ये यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ सब उत्पादन होता है, यहाँ भर के इसी मार्ग से गुजरता है। अब ये गुजरने नहीं देगा यहाँ से ईरान। कौन कौन से देश वहाँ पर हैं जहाँ से उत्पादन होता है, तो एक है आपका सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्री के नाम ले लीजिए, सारे इसमें आ जाएंगे। यूएई का उत्पादन यहीं से होता है। इराक का भी जो उत्पादन होता है वो गुजरता यहीं से है। ईरान का खुद का यहीं से गुजरता है। इसके अलावा कतर का भी यहीं से जाता है और कुवैत का भी यहीं से गुजरता है। इन देशों के द्वारा जो आयल और गैस का उत्पादन होता है वो यहीं से गुजरता है। एकमात्र रास्ता है, क्या है, एकमात्र रास्ता है।
अब सोचिए एकमात्र रास्ता है क्या, हार्मुज की संधि गुजरने का। अब जब ये गुजरेगा नहीं, अगर रोक दिया तो क्या होगा, तेल की कीमतें, पहले तो कीमत क्यों बढ़ाना, तेल की आपूर्ति कम हो जाएगी, कम हो जाएगी या यूँ कहें बाधित हो जाएगी, दोनों बातें एक ही हैं। शब्द याद रखेंगे भांति भांति प्रकार के, ठीक है, क्योंकि शब्दों का ही खेल ज़्यादा होता है। तो तेल की आपूर्ति कम हो गई या तेल की आपूर्ति बाधित हो गई। और जब किसी चीज़ की आपूर्ति कम हो जाती है तो उसकी कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ आपको एक बात और याद रखनी है, लगभग ये चौक पॉइंट है, यहाँ से विश्व का लगभग 20% तेल गुजरता है, तेल गैस पेट्रोलियम गुजरता है। और जब ये कीमत बढ़ेगी तो जो लोग तेल आयात करते हैं, क्या करते हैं, तेल का आयात करते हैं, तेल आयातक देशों का बिल क्या हो जाएगा, इंपोर्ट बिल, आयात बिल बढ़ जाएगा। और जब आयात बिल बढ़ेगा तो अब ये देखिए देश में जब पहुंचेगा ये तेल, तो देश में वस्तुओं को बनाने के लिए पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है फ्यूल के रूप में। कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए, आप कार चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं, इंडस्ट्री चलेगी, सब फ्यूल से चलती है। तो परिणाम क्या होगा, वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका सामान लद के ट्रक से जाता है यहाँ से वहाँ, तो ट्रक की जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो बढ़ेगा, बढ़ना सब कुछ है। तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, और वस्तुओं की जो कीमतें बढ़ती हैं उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। ये सब भारत के संदर्भ में भी लागू है। सेम कहानी आपको लिखनी है भारत के बारे में, सेम कहानी विश्व के बारे में। और जब किसी देश में मुद्रास्फीति बढ़ती है तो ये बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति होती है, संकट काल होता है ये। क्यों कि जब मुद्रास्फीति आपकी बढ़ती है तो जो होता है, आपकी जो आर्थिक विकास होता है, जिसको बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ, वो क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाती है। और जब जीडीपी का ग्रोथ कम होगी तो ये होगा, रोज़गार नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। ये यहाँ तक प्रभाव। और जब विकास नहीं होगा तो लोग क्या करते हैं, जो निवेश करने वाले हैं वो निवेश नहीं करेंगे, और निवेश में भारी कमी हो जाएगी। अब विशेष रूप से निजी निवेश में, कौन सा, निजी निवेश, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं प्राइवेट निवेश, मतलब निजी वाला निवेश विशेष रूप से। तो प्राइवेट कैपेक्स बोलते हैं शॉर्ट में, प्राइवेट कैपेक्स भी कम हो जाएगा। तो ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा जब ये आपका आयात बिल बढ़ेगा तो देश से मुद्रा क्या होगी, बाहर जाएगी, देश से मुद्रा का पलायन होता है, विशेष रूप से फॉरेक्स का, क्योंकि हम जो बाहर से सामान मंगाते हैं वो विदेशी मुद्रा में ही भुगतान होता है। और जब आपका आयात बिल बढ़ेगा तो हमारे देश की अगर बात करते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। तो ये इतना नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा वहाँ से यहाँ तक का, ठीक। इस वजह से इजराइल और ईरान का जो संकट है, जो वार चल रहा है, वो भारत के हित में नहीं है। अब क्यों नहीं है, थोड़ा सा हम भारत के मामले में देखते हैं स्पेसिफिक। ये सब भारत के संदर्भ में जो हमने पढ़ा वो सब सही है, उसको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक। भारत के संदर्भ में यहीं से पकड़ते हैं, भारत फ्यूल, फ्यूल कहिए या पेट्रोलियम कहिए, पेट्रोलियम का आयात करता है। भारत पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसका कारण है भारत पेट्रोलियम का आयात करता है 80%। मतलब अगर हमें 100 लीटर की ज़रूरत है
तो 80 लीटर हम बाहर से मंगाते हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो कुछ स्टेटमेंट हमें भारत के डिफेंस में रखने हैं वो ये है कि हम 80% आयात तो करते हैं, लेकिन हम ईरान से नहीं करते हैं। हमारा ईरान से आयात बहुत कम है, तो हम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तर्क तो है, नहीं पड़ेगा या कम पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, कम पड़ेगा। इसका काउंटर तर्क क्या है? प्रभाव पड़ेगा। कैसे? और भारी पड़ेगा। तर्क ये है कि जब वहाँ पर ईरान जब प्रतिबंध लगाएगा, बंद करेगा, तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तो तेल की कीमतें अगर बढ़ेंगी तो ग्लोबल स्तर पर बढ़ेंगे, वैश्विक स्तर पर। ऐसा थोड़ी ना है केवल जो है ईरान के तेल की कीमत बढ़ेगी। और जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी, और भारत को करना है यही आयात, अब भारत जब ये आयात करेगा तो भारत का घाटा बढ़ेगा और बाकी चीज़ें जो ये हम पढ़ रहे थे वो सच हो जाएंगी। एक और काउंटर तर्क है हमारे पास, भारत के पास, कि हम पर प्रभाव कम पड़ेगा। ये मंत्री जी का बयान है हमारे, कि हमारा जो आयात है डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट है हमारा, डाइवर्सिफाइड। हिंदी में क्या होगा? विविधीकृत आयात। ये होता क्या है पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए। डाइवर्सिफाइड आयात किसका? पेट्रोलियम का। मतलब ये कि हम आयात जो करते हैं कई देशों से करते हैं। तो किसी एक देश पर निर्भर नहीं है भारत। और जब हम किसी एक पर निर्भर नहीं, जैसे कि ईरान पर या इराक पर, किसी पर भी, तो इसका प्रभाव भारत पर कम पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए कि ये भारत है, हम आयात करते हैं 4-5 देशों से कर रहे हैं, जैसे कि रूस से तो कर ही रहे हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है। अब मान लीजिए यहाँ से हमको तेल कम मिले तो हम रूस से बढ़ा देंगे, यहाँ से कम हुआ तो यहाँ से बढ़ा देंगे, तो प्रभाव हम पर कम पड़ेगा, शॉक हमारी अर्थव्यवस्था को कम लगेगा। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि जो अपना इंपोर्ट है, भारत के लिए विशेष रूप से इंपोर्ट हमारा जो पेट्रोलियम का है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। ठीक है। दूसरा विकल्प क्या होता है? भारत के पास दूसरा विकल्प क्या है? घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाए। मतलब अपने घर में पेट्रोलियम का उत्पादन बढ़ाए, खोज करे, जैसे भी हो, कुल मिलाकर उत्पादन बढ़ाना ही पड़ेगा। या वैकल्पिक जो ईंधन है उसकी ओर हम लोग बढ़ें, ताकि हमारा इस पर निर्भरता कम हो। वैकल्पिक ईंधन क्या है? ग्रीन फ्यूल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये है पूरा उसका। एक यहाँ पर जो एस्पेक्ट छूटा वो क्या है? दूसरा आप देखेंगे जो हमने भी मैप बनाया था, वंस अगेन ये होगा इंडिया। यहाँ पर जो संधि है बाब अल मंडेब, ये है यहाँ पर स्वेज नहर। स्वेज नहर से सामान आता है यूरोप से, ये यूरोप को एशिया से कनेक्ट करती है ना, यूरोप से एशिया कनेक्ट होता है। तो यूरोप से एशिया को सामान आएगा, एशिया से यूरोप को सामान जाएगा, तेल आएगा, तो जो भी गुड्स हैं सारा कुछ यहीं से जाता है।
और ये आपने देखा यहाँ ये बाब अल मंडे भी ये चोक पॉइंट है एक, और एक तो हमने ये देखा यहाँ पर जो था क्या है, चोक पॉइंट, नैरो पैसेज ये भी है। यहाँ पर तो ईरान भी नहीं है, आप लोग सोचेंगे यहाँ पर है यमन। यमन की राजधानी है साना। साना की राजधानी समेत यमन का अधिकांश भाग कब्जे में है हौती समूह के। हौती विद्रोही सब ग्रुप है वहाँ पर, उसके कब्जे में, और हौती समूह को समर्थन है ईरान का। तो ईरान पर अगर हमला हुआ है तो ईरान हौती को बोलेगा कि ये वाला पॉइंट जो है चोक करो, तो यहाँ से जो जहाज़ गुजरेंगे उनको उड़ाना शुरू कर देंगे, टैंकर को, तो ये भी मार्ग क्या होगा, बाधित हो जाएगा। तो अब अपने भारत में या एशिया को ये मार्ग जो उपलब्ध है सुएज़ नहर वाला, वो भी उपलब्ध नहीं होगा, और वस्तुओं की कीमतें क्या होंगी, बढ़ेंगी। कैसे? एक तो अब इनके पास रूट बचेगा ये वाला, केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, यहाँ पर है एक केप ऑफ गुड होप, तो इस रास्ते को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता लेना पड़ेगा। आसान तरीक का रास्ता लेंगे, और जब ये रास्ता आप लेंगे तो यहाँ पर एक तो समय बढ़ जाएगा और कीमत, क्यों, क्योंकि ईंधन भी तो ज़्यादा लगेगा यहाँ से, तो ईंधन की लागत बढ़ जाएगी, इंश्योरेंस कास्ट बढ़ेगा, तो जो भी सामान जहाज़ों पर लद के यहाँ पे आता है वो क्या हो जाएगा, वो भारत पहुँचेगा महंगा, और जो सामान होगा महंगा, गुड्स, कोई भी गुड्स हो, चाहे पेट्रोलियम ही क्यों ना हो, प्लस अन्य सामान, और जब ये सब महंगा पहुँचेगा तो हमको महंगा मिलेगा वहाँ देश में, और देश के अंदर भी महंगा हो जाएगा। देश के अंदर महंगा होने का मतलब महंगाई बढ़ गई, महंगाई का मतलब मुद्रास्फीति बढ़ गई, इसका मतलब सबको दिक्कत। तो ये है उसकी पूरी पॉलिटिक्स। ओवरऑल आप लास्ट में लिखना चाहते हैं तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी पूरी की पूरी, विशेष रूप से पेट्रोलियम की, अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है तो इन समरी भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। पॉइंट में आप लिख सकते हैं सीधे सीधे, हमारा भारत का क्या होगा, आयात बिल बढ़ जाएगा, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ेंगी तो आयात बिल बढ़ने से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, और जब आयात बिल बढ़ेगा तो हमारे देश में जो अन्न है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा। ठीक, और जब ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेंगी, और इन सब चीज़ों को, वस्तुओं की कीमत ये सब बढ़ने को बोलते हैं देश में मुद्रास्फीति। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं मुद्रास्फीति, अभी कंट्रोल कर पाए हैं हम लोग, मुद्रास्फीति बढ़ेगा, अभी कंट्रोल हमने किया, 0.39 WPI पहुंच गया था, और CPI भी 2-3 के आसपास पहुंच गया। तो अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो फिर देश की जो आर्थिक विकास है, GDP ग्रोथ रेट है, वो क्या होगी, वो डाउन हो जाएगी, प्लस बेरोजगारी बढ़ेगी, और जब ये सब चीज़ें होंगी, आर्थिक विकास अगर डाउन जाएगा तो निवेश भी नहीं होगा, जो प्राइवेट निवेश होता है, और सब ये जब बेरोजगारी होगी, आर्थिक विकास डाउन जाएगा, तो लेइंग ऑफ शुरू हो जाता है। कंपनियां क्या करती हैं, एम्प्लॉइयों की छटनी शुरू कर देती हैं, उस छटनी के लिए शब्द है लेइंग ऑफ। ठीक है, तो ये सब अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। होप सो आप लोग समझ गए होंगे थ्योरी। इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।